दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी भारत में पाई जाती है। हाँ। टीबी का हर चौथा रोगी भारत में है। हाँ। टीबी से होने वाली हर मौत, तीसरी मौत वो भारत में होती है। तुम्हें समझाया उस दिन समझ में नहीं आया? हाँ। मैंने कहा सर आप ही ने तो हमारा परफॉर्मा फॉरवर्ड किया था और आपने कहा था सर नो मोर क्वेश्चन, गेट आउट। बाहर आते हमने कहा अब तो ये बात जिद पे आ गई। तो क्या करोगे जब फेल हो जाओगे? मैंने कहा सर 92 में मेरा एग्जाम है, 92 में फेल हो जाऊंगा मैं। हाँ। 94 में गुरुजी मतलब हमारे जो प्रिंसिपल और हेड हैं वो रिटायर हो रहे हैं। हाँ। फिर बोले मैंने कहा 2 साल बाद मैं एग्जाम दे दूंगा, 14 से पास हो जाऊंगा। हाँ, हाँ, हाँ। चूंकि मेरी खुद सांस फूल चुकी थी और मैंने वो दर्द समझ लिया था कि आपने का सांस फूलने का दर्द क्या होता है। मैंने कहा अब हम डॉक्टर बनेंगे और वो भी सांस के। शादीशुदा महिला है तो उसको मायके भेज देते हैं कि पहले ठीक हुआ तब हुआ, हमें और पूरे घर में टीबी, हमारी अम्मा कर दोगे, अपने देवर को कर दोगे, तुम जाओ पहले। टीबी का स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या है? तो मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं अरे हमारी आदत है 2 बजे सोने के, मतलब क्या मतलब? आज बहुत पुअर लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, बहुत lifestyle। ज्यादा। श्रीदेवी एक हीरोइन रही जी। है और दुबई में उनकी Death। बड़े रहस्यमय तरीके से रहस्यमय डेथ हुई। और जी। तो किसी ने कहा अस्थमा था, किसी ने कहा कि अटैक आया था। कुछ बताएंगे डिस्कस कि क्या कुछ? 3 सफेद चीजें ऐसी हैं जो एकदम अपने जीवन से हटा दीजिए। पेड़ तो काटे जा रहे हैं, जी। लगाए नहीं लगाए जा नहीं जा रहे, रहे। ठीक है। और दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। दुष्प्रभाव पड़ रहा है और सांस के रोगियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आपका जो ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता होना चाहिए वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह होना चाहिए, रॉयल। वाह। आपका जो लंच होना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए, थोड़ा मॉडेस्टी का। और आपका जो डिनर यानी रात का खाना होना चाहिए वो भिखारी की तरह होना चाहिए। मिल गया तो ठीक, ना मिल गया तो क्या बिल्कुल। बात है सर। अभी हिना खान का सुना, ब्रेस्ट कैंसर है और टीबी का भी कुछ था उसमें। जी। दुनिया का सबसे जो कठिन करिकुलम है वो मेडिकल का है। आप सोचिए IAS बनते हैं, एक एग्जाम दिया आप IAS बन गए। 17 लाख लोगों की डेथ हो जाती है एयर पोल्यूशन पे, स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के कारण हमारे भारत में। अस्थमा होता क्यों है और क्या है ये बीमारी है? घर में पेट एनिमल्स नहीं होना चाहिए। घर को घर रखिए, चिड़ियाघर मत रखिए। हाँ, 3 चीजें तो आपने बातों में सिखाई दी हैं कि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट। जी। एक और चीज सिखा दी कि जिद। कि साहब महिला है घरेलू, अब उसको घर में झाड़ू भी लगानी है, हाँ, उसको सब्जी भी खाना सब भी कुछ बनाना करना है उसको। और अस्थमा की से ग्रसित महिला है, अगर झाड़ू लगाएगी तो 3 मिनट बाद उसकी सांस फूल जाएगी। हाँ। अगर वो छौंक लगाएगी किचन में जाए तो भी उसकी सांस फूल जाएगी। तो मैंने उसका समाधान निकाल लिया। एक जमाना आ गया था, आपको याद हो, जीरो फिगर का जमाना। लड़कियां डाइटिंग फिगर इसके पीछे पागल हो गई। कटरीना थी, उसके पहले वो करीना। ओके। समस्या क्या है कि उन्होंने रोल मॉडल मान लिया लड़कियों ने। जिस लड़की को देखो तीसरी लड़की को वो टीबी, और देखने में यूं क्योंकि कुपोषण हो गया ना। ये कुपोषण हो गया। कैंची धाम में और नीम करोली धाम में दोनों में फर्क कुछ नजर आया आपको? मैं एक तो दर्शकों को क्लियर कर दूं कि कैंची धाम इज नॉट नीम करौली धाम। हाँ। ये बाबा का मुख्य नहीं है। नीम करोली धाम। बाबा ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, कैंची धाम इज वन ऑफ देम। इट बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ द स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। 6 घंटे अगर आपको मिनिमम स्लीप मिल रही है तो आपको किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी इंटरवेकेशन की जरूरत नहीं है, किसी वैकेशन की जरूरत नहीं है। आप बस काम को स्विच ओवर करते जाइए। टीबी के बैक्टीरिया एक बाउट ऑफ कस में 3000 से ज्यादा 3500 टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं और टीबी होने के लिए 3 ही बैक्टीरिया काफी है। सूर्य के 5 मिनट के एक्सपोजर से दुनिया में ऐसा कोई टीबी का कीटाणु नहीं है जो मर ना जाए। नमस्कार, न्यूज़स्टार 7 मीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं तो यकीन मानिए हम एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आपको मिलवाने वाले हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मेडिकल साइंस को भी बारीकी तरीके से जानने में बहुत आसानी होगी। जो शख्स हैं, अगर हम उनके इंट्रो पे बात करें, इंट्रो देने पे आए तो इधर ही हम 5 मिनट तक उनको पढ़ के इंट्रो दे सकते हैं, लेकिन 5 मिनट भी मुझे लगता है इंट्रो कंप्लीट नहीं होगा। जिन्होंने एक छोटे से ज़िले से, छोटे से गांव से निकल के दुनिया में वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट, 2% डॉक्टर्स में अपना नाम शुमार किया हो, उनकी तो बात ही क्या कहने। नाम है डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, जो इस समय KGMU हॉस्पिटल के HOD हैं और प्रोफेसर हैं। और मैं फिर वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इंट्रो कर दूंगा तो बहुत कम पड़ जाएगा सर के अचीवमेंट्स के आगे। सो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी पंकज जी, बहुत बहुत नमस्कार। और न्यूज़स्टार 7 मीडिया में मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आपके स्टूडियो में आया हूँ, लेकिन आपकी टीम, आपके जो एम्बियंस है, आपके जो पूरे एनवायरनमेंट में वाइब्रेंसी है, वो इसको एक अलग एनवायरनमेंट दे रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कई समय से आपके साथ ट्राई कर रहा था कि पॉडकास्ट हो। आप काफ़ी व्यस्त थे, कई महीने हो गए हैं। हाँ। कुछ ऐसा टाई अप नहीं हो पा रहा था, बिजी थे काफ़ी। जी।
जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं, जी। एमबीबीएस करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि जी। आपको गैस्ट्रो में सर्जन जाना बन सकते हैं, है, आप सर्जन बनना गैस्ट्रो बन सकते हैं, है ना? न्यूरो के बन सकते हैं इसके। तो उसकी भी जब एमबीबीएस के बाद भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, देखिए पर्टिकुलर एमबीबीएस पढ़ाई करने होती के है, बाद एक साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप होती है। इस इंटर्नशिप में 2 महीने आपको गांव में भी रखा जाता है, ओके, पीएससी सीएससी। नहीं नहीं, इधर आपको विभाग या पर्टिकुलर नहीं, वो पहले ये क्राइटेरिया होता था, चुनने सुन का। लीजिए। हाँ 1990 के पहले आपके जो एमबीबीएस में नंबर आए हैं, ओके। उनकी बेसिस पे आपको कोर्स मिलता था, आपकी चॉइस का, ठीक है। मेरिट कम चॉइस से। ठीक है। 90 से ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने लगा, तो मुझे तो एमबीबीएस के नंबरों के हिसाब से ही मेरी चॉइस की ब्रांच मिल गई। मेरी चॉइस की ब्रांच थी रेस्पिरेटरी मेडिसिन यानी सांस का विभाग, तो मुझे एमडी मिल गई उसमें। अच्छा, उस समय बाय चॉइस नहीं होती थी, अभी जैसे चूज कर सकते हैं ना डॉक्टर्स? अभी वो एमबीबीएस के नंबर नहीं गिने जाते हैं अब आपके। ओके। अब आपको एक अलग से एग्जाम और देना पड़ता है। हाँ। अब 2 सिस्टम कर दिए, एक उन्होंने नीट यूजी, हाँ यूजी मतलब एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम, वो आप इंटर के बाद दे सकते हैं। ठीक है। उम्र होनी चाहिए आपकी 17 साल की। एक होता है नीट पीजी, जिसमें आप एमबीबीएस पास हो चुके फिर एग्जाम देना पड़ेगा, वो एमबीबीएस के सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, फिर उससे मेरिट बनेगी, फिर आप मेरिट कम चॉइस जो आपको मिलेगा उसके हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक। तो मुझे तो ईश्वर की कृपा से एमबीबीएस के नंबर अच्छे थे, हाँ। मुझे अपनी चॉइस की ब्रांच मिल तो गई, जो आपने- चाहिए थी, सांस का डॉक्टर बनना था, चले। तो मुझे रेस्पिरेटरी, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, सीधे सीधे रेस्पिरेटरी। मैं साइंस पे आऊँगा, लेकिन मैं ना पहले आपके कैरियर क्यों जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतना इंस्पायरिंग कैरियर रहा है आपका। जी। और आज जो स्टूडेंट्स जो भी देख रहे होंगे तो उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, एक ऐसा आदमी जहाँ से खुद बीमार है, लंग्स का पेशेंट, और उसके बाद इतना बड़ा आदमी बनाओ। तो आपको एक अवार्ड मिला जी, वर्ल्ड के 2% डॉक्टर्स में, आपका टॉप नाम 2% आया, साइंटिस्ट ऑफ द 2% में। वर्ल्ड। हाँ, यस। ये कैसे आया और क्या वो तो तकनीकी? मैं आपके जो श्रोता खासतौर पर ग्रामीण भाई हैं, मैं उनके लिए जरा कुछ कहना चाहता हूँ प्लीज। और खासतौर पर जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम में पढ़ के आया, तो मैं पहली बार एमबीबीएस की क्लास पढ़ी, तो मेरे एक टीचर थे एसी दास, एनाटॉमी में, बहुत दुनिया में नहीं है, उनका नाम था अल्फ्रेड क्रिस्टोफर दास, ओके। क्रिश्चियन थे वो, और उनका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का ऐसा था अंग्रेज भी जो है ओके। वो डर जाए। तो पहली क्लास उनकी सुनी तो मेरे सब ऊपर से निकल गया। हम लोग इसको कहते हैं OHT, ओवर हेड ट्रांसमिशन, और 90% बच्चों के साथ हुआ, क्योंकि 90% बच्चे उस समय हिंदी वाले से आए थे। ओके। तो मैंने कहा भाई हम शुरू से लेके अब तक टॉप करते आ रहे हैं, इसमें क्या फेल हो जाएंगे क्या? ये तो बड़ा कठिन काम है। तो मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया, उससे मोबाइल फ़ोन ये सब तो कुछ चेकर होता नहीं था। तो मैंने कहा भाई थोड़ी अंग्रेजी मजबूत की जाए, तो मैंने फिर अपनी अंग्रेजी मजबूत की। और पढ़ाई में तो मजबूत शुरू से ही थे। हाँ, पढ़ाई मजबूत सोई थे, तो पढ़ाई से कभी तो मैंने अंग्रेजी भी मजबूत कर ली। ठीक। वो तो मुझे बाद में पता चला ईश्वर ने इसलिए अंग्रेजी मजबूत करा दी क्योंकि रिसर्च पब्लिकेशन तो सब आपको अंग्रेजी में लिखने थे। तो जब एमडी के छात्र थे तभी मेरा रिसर्च पब्लिकेशन, मैंने कहा ना एजुकेशन बैकग्राउंड का भी जीनोम था हमारा, तो रिसर्च बैकग्राउंड से मैंने कहा कि भाई अंग्रेजी मजबूत कर ली, और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। एमडी में उस समय कोई पब्लिकेशन नहीं करता था। मैं एमडी फर्स्ट ईयर से जैसे ही सेकेंड ईयर में गया, मैंने कहा नहीं मुझे पहले एक शोध प्रकाशित करना है, एक पेपर लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है। ये जिद थी। तो मैं गया, हमारे सीनियर थे उनसे मिले। मतलब एक 3 चीजें तो आपने बातों बातों में सिखाई दी हैं कि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट, एक और चीज सिखा दी कि जिद। तो वो जिद भी थी। हाँ। जिद नहीं होती तो मैंने डॉक्टर बनना, वो भी सांस का। हाँ। अरे भाई एक ही जिद कर लेते डॉक्टर बनना है। हाँ। आपने डबल 2 in 1 कर दी। हाँ। डॉक्टर बनना वो भी सांस का। हाँ। तो खैर मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरी मतलब जैसे बच्चा नहीं जिद करता है, पेरेंट्स उसकी पूरी करते हैं, भगवान मेरी जिद सुनता है और जिद पूरी करता है। और मैं अपने करियर की, मैं आपको बता दूं पंकज जी कि मैंने अगर जिद की है तो भगवान ने हमेशा साथ दिया है, लेकिन मैंने गलत जिद कभी नहीं की है। बहुत बढ़िया सर। जो मेरा विवेक कहता है, मेरा कॉन्शियस कहता है, मैंने ये जिद कभी नहीं कि मैं इसको मार दूंगा, इसको नीचा दिखा दूंगा, इसको मैं सही कर दूंगा, ये मैंने जिद कभी नहीं की। लेकिन जो भी की वो ये की कि भाई कुछ मेरा है तो सबका है तो। हाँ, जिसमें सबका है तो। मेरी एक पॉलिसी है, आपने कहा होगा ना कि कुछ लोग बड़े हो जाते हैं तो वो एटीट्यूड में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना मैं अपनी लहजा चेंज हो जाता है। इटावा की बात कर रहा था तो मैं इटावा चला गया, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ तो मैं एमबीबीएस के हॉस्टल में चला गया, एमडी की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने एमडी पेशेंट तब देखने होते तो पेशेंट के बीच में चला गया। अभी आपको डिपार्टमेंट में एक मिले थे सज्जन, उन्होंने क्या कहा था 1990 जब डॉक्टर साहब एमडी में एडमिशन लिया तब से मेरी जान पहचान है।
और मेरी माँ इनके अंदर में भर्ती हुई था। अब सोचिए एज ए अटेंडेंट थे वो। अब वो कह रहे हैं बहुत हंसाने वाले डॉक्टर हैं, हंसने वाले हैं। वो तो कहते थे अकेले डॉक्टर थे जो स्ट्रेस में नहीं रहते थे, हंसते हुए थे। तो इनकी अम्मी ने नाम रखा, वो मुस्कुराने वाले डॉक्टर नहीं आया। अच्छा, स्ट्रेस में ये तो लोगों को ना, पेशेंट्स के अंदर ना परसेप्शन बना हुआ है कि डॉक्टर जब आते हैं तो इरिटेशन में आते हैं, तो वो चिल्लाते हुए डांटते हुए आते हैं। डॉक्टरों पे स्ट्रेस इतनी ज्यादा होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए वो चीज आपके लिए बोली। बीबीसी से लेके और हर किसी ने ये एक्सेप्ट किया है कि दुनिया का सबसे जो कठिन करिकुलम है वो मेडिकल का है। आप सोचिए, आईएएस बनते हैं, एक एग्जाम दिया आप आईएएस बन गए, एक ही एग्जाम तो क्वालिफाई करना है आपको। तो हर रोज हमारे हर 15-15 दिन पे टेस्ट होते हैं एमबीबीएस के दौरान, हर महीने टेस्ट होते हैं, हर महीने आपको एग्जाम से गुजरना पड़ता है, और ऑन एन एवरेज 10 साल लगते हैं आपको अच्छा डॉक्टर बनने में, बहुत अच्छा डॉक्टर बनने में, और आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है आपकी। और उसके बाद फिर हर मरीज आपका इम्तहान लेता है, आपने ठीक कर दिया, फायदा दे दिया तो ठीक है, नहीं ठीक कर पा रहे तो उसके लिए आप जो है एक फेलियर डॉक्टर हो गए। तो क्या एसोसिएशन थी सर, कहाँ आपको ये रिकग्नाइजेशन मिला जब वर्ल्ड के 2% डॉक्टर्स में आया? तो मैं बताता हूँ कि मैंने सेकेंड ईयर में ही जो है ना वो पब्लिकेशन लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। तब मुझे ये थोड़ी मालूम होता है इन पब्लिकेशन का कोई ऑडिट होता होगा, कोई मॉनिटरिंग होती होगी, कोई ऐसी संस्था होती होगी, कोई पब्लिकेशन देखते होगे। तो उस दौरान फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि जर्नल पत्रिका खोलते थे, और जैसे कोई आया हुआ है, देख रहे हो इस जर्नल में मेरा आर्टिकल छपा है, अरे ये तो नेशनल जर्नल है, बड़े रिपोर्ट की जर्नल है, इसमें आर्टिकल छपा है। तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि इसकी कोई मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन ऐसा भी कुछ होता था। तो लगते गए फिर ऐसा हुआ कि 2005 में मैं प्रोफेसर हो गया। ओके। तो प्रमोशन का हेडेक खत्म हो गया केजीएमयू में। ठीक है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 2002 में हुआ, उसके पहले कॉलेज कहलाता था। ठीक है। तो 2005 में एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया कि एक पीएचडी प्रोग्राम वहाँ शुरू हो गया। 2002 में हम यूनिवर्सिटी बने, 2005 में पीएचडी प्रोग्राम। ठीक। और बाय द वे मैं उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं था, मैं तो सेकंड इन कमांड था। ठीक है। लेकिन पहला फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन में वो मेरा स्टूडेंट बना। अच्छा, होता क्या है कि डॉक्टर तो मरीजों से घिरे रहते हैं, तो रिसर्च पब्लिकेशन थोड़ा कम ध्यान आता है। पीएचडी वालों को तो रिसर्च ही करनी है, पेपर ही लिखना है। तो पीएचडी स्टूडेंट मेरे धड़ाधड़ आने लगे, और इतना मैं पॉपुलर हो गया पीएचडी स्टूडेंट के पीछे कि मैं एक बार में 2 पीएचडी स्टूडेंट उस समय ले सकता था। मेरे पास 10-10 स्टूडेंट आ जाते, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैं भेजता था, जाओ एक उस प्रोफेसर के पास चले जाओ, एक उनके पास। मैं फ़ोन करता था कि भाई सर आपके पास कोई पीएचडी स्टूडेंट है? बोले नहीं मेरे पास तो कोई आया नहीं, तुम्हारे पास सब चले जाते हैं, मेरे पास आते नहीं। तो मैंने कहा इसको मैं भेज रहा हूँ, इसको भेज रहा हूँ। तो वो फिर क्या करते थे, मुझे को गाइड बना लेते थे। तो उनका भी रिसर्च पब्लिकेशन छप रहा है, उसमें भी मेरा नाम जा रहा है, मेरे स्टूडेंट का उसमें भी मेरा नाम जा रहा है, अपनी तरफ से मैं जो एमडी का स्टूडेंट एक थीसिस करता है उसमें भी नाम जा रहा है। तो बहुत सारे पेपर मेरे होते गए। फिर एक अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया में, यूएसए में, उसने कुछ सालों से इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया, और उसने कहा एक लिस्ट बनाएंगे, हम जारी करेंगे पूरी दुनिया में, टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये साइंटिस्ट डॉक्टर नहीं, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, मैथ है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। सबको मिला के एक डेटा कंपाइल किया जाता है, और उसमें निकाली जाती है टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ईश्वर की कृपा है कि मेरा नाम उसमें भी आ रहा है। इंडिया से कितने लोग हैं जिनका ये कहना पाना मुश्किल है, लेकिन मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का डेटा दे सकता हूँ कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 550 डॉक्टर हैं। 10 नाम उसमें से निकले हैं, और 10 में से एक नाम ऐसे हैं, 2 नाम ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और 3 नाम ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं। तो वर्किंग में सिर्फ 5 हुए। तो सिर्फ किंग हमारे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं 550 डॉक्टर्स के बीच में जिनका नाम उस लिस्ट में है। उसमें भी मैंने कहा ना, वो तो बेचारे डेथ हो गए, उनके सामने तो मॉनिटरिंग होती नहीं थी, लेकिन उनका काम था, पब्लिकेशन थे, तो उनका नाम भी आ गया। ठीक है। तो मैंने बताया 2 लोग इस दुनिया में नहीं है और 3 लोग रिटायर हो गए हैं। तो वर्किंग में अभी केवल 5 लोग ऐसे हैं जो इस लिस्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब सर सीधा आ जाते हैं आपके स्पेशलाइजेशन पे। जी। टीबी के आप स्पेशलिस्ट हैं, लंग्स एंड इन सब चीज़ों के। जी। और टीबी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी भारत में पाई जाती है। टीबी का हर चौथा रोगी भारत में है। टीबी से होने वाली हर मौत, तीसरी मौत वो भारत में होती है। लेकिन उसके परसेप्शन क्या है कि जिसको टीबी हो जाती है, परिवार में हो, दोस्त में हो, उसको लोग एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं कि इसको दूर रखना है, इसके पास नहीं जाना है, और पता नहीं वो किस ग्रह से आया है कि अब वो इस ग्रह का है ही नहीं जिसको टीबी हो गई है। जब कोई मेरे सामने ऐसा बात करता है तो मैं तो कहा, मैंने कहा भाई मेरे सामने तो मरीज आते हैं, आपने देखा ही किस तरह से भीड़ रहती है। अब वो तो बाद में पता चलता है कि इसको टीबी निकली, तब तक तो मेरे सामने बैठा हुआ है, बैठा था, तब तक तो मैंने उसको ये भी नहीं मनाया कि भाई तुम मास्क लगाओ, पास में बैठे थे, मैं भी मास्क नहीं लगाया हूँ, तब तक तो हो रहा।
तो मैं कहता हूँ कि भाई सबसे ज्यादा प्रबल संभावना टीबी होने की किसको है? डॉक्टर्स को है, राइट? डॉक्टर्स को है सबसे पहले। उसके बाद में पता चला कि तुम्हें टीबी है, पहले तो बिना मार्क्स के बात कर रहा था। स्टडी हुई है, मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ कि कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको टीबी ज्यादा होती है। तो मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, जो टीबी के मरीज देते हैं उनको टीबी सबसे कम होती है। टीबी उसको होती किसको ज्यादा है? गायनी वाले डॉक्टर्स को टीबी ज्यादा होती है, ऑप्थेल्मिक्स वाले डॉक्टर्स को ज्यादा होती है, डेंटल वालों को ज्यादा होती है। ओके। तो टीबी के पेशेंट देखो उनको नहीं होती है। वो कहावत है ना, लोहा लोहे को काटता है। तो हम लोग लो डोज एक्सपोजर में, बैक्टीरियल एक्सपोजर में, आप जैसे ही एमडी फर्स्ट ईयर में आते हैं आपका एक्सपोजर शुरू हो जाता है। बस शर्त ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, आप गलत शर्त मत खाएं। मैं भी अगर कल को गलत खाने लगूंगा, फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर पे चला जाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम पे चला जाऊंगा, जंक फूड पे चला जाऊंगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लूंगा, तो नेचुरली हमको भी टीबी होने की सबसे ज़्यादा संभावना तो हम ही को है। लेकिन टीबी के डॉक्टरों को टीबी क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको पहले से मालूम रहता बीमारी के बारे में, बीमारी के प्रकार के बारे में, बीमारी के कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसे ही डायग्नोज होता है उससे कहते हैं भाई मास्क लगाओ, हम भी लगाएं, राउंड पीरियड समय मास्क लगाएं वगैरह वगैरह, प्रिकॉशन लेने जैसे हैं। दूसरा एक और है, टीबी के मरीज का जैसे ही इफेक्टिवली ट्रीटमेंट शुरू होता है 1 महीने के अंदर वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, गैर संक्रामक होता है। ये लोगों को पता नहीं है। 1 महीने, अब 6 महीने साल भर इलाज टीबी का चल रहा है, मिनिमम तो 6 महीने चलता ही चलता है। कुछ जटिल टीबी होती है उनका साल 2 साल भी चलता है। लोग उस पूरे दौरान इतना सामाजिक भेदभाव है टीबी के मरीजों को, इसलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा एडिटोरियल पेज पे 2007 में। मैंने लिखा टीबी एक सामाजिक समस्या भी, 2017 में लिखा, सॉरी, सामाजिक समस्या है, डिसीज नहीं। टीबी एक सामाजिक समस्या भी, ओके, मतलब बीमारी तो है ही, हाँ, समस्या भी है, समस्या भी है। ओके। एक छोटे बच्चे को टीबी हो जाए, मान लीजिए गांठ की टीबी हो गई, बच्चों में ये गिल्टी की टीबी ज्यादा होती है। अब वो तो संक्रामक नहीं होती है, लेकिन ये तो हम जानते हैं। पब्लिक को क्या परसेप्शन है, उनके बच्चे को टीबी हो गई, क्या कहेंगे अगले दिन से क्या होगा? सुनो, हाँ तुम्हारे चाचा के बच्चे को टीबी हो गई है, उसके साथ खेलना नहीं, उसके साथ बैठना नहीं, उसके साथ टिफिन नहीं शेयर करना, सब बंद। अब सोचिए उस बच्चे पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसकी टीबी बीमारी अलग है, उसको मानसिक बीमारी अलग हो रही है कि मेरे साथ खोलता नहीं, कोई बैठता नहीं। नहीं, महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ लोग, शादीशुदा महिला है तो उसको मायके भेज देते हैं कि पहले ठीक हुआ तब हुआ, हमें और पूरे घर में टीबी, हमारी अम्मा को कर दोगे, हमारे भाई को कर दोगे, हमारी देवर को, अपने देवर को कर दोगे, तुम जाओ पहले, टीबी हो गई तुमको। डिवोर्स दे देते हैं लोग, तलाक दे देते हैं जिस महिला को टीबी हो जाती है। यस, ये सब आज भी 2025 में भी शादीशुदा महिलाओं को झेलना पड़ रहा है और बच्चों को झेलना पड़ रहा है। ये तो भला हो जो एक योजना आई है अभी, निक्षय मित्र, नि माने नहीं, क्षय माने टीबी, मित्र माने मित्र, टीबी के मित्र बन जाइए। कोई तो मित्र बने, कोई तो उसका साथी हो, किससे सुख दुख बांटे। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है। मैं खुद निक्षय मित्र हूँ 100 टीबी के मरीजों का, और बहुत सारे लोगों को मैंने निक्षय मित्र बनाया है। उसमें क्या होता है, महीने में एक बार टीबी के मरीज की बातचीत करनी होती है। कुछ उसको न्यूट्रिशन पैकेट देना होता है, अच्छे कुछ फल रख दिए, कुछ दाल रख दिया, चना रख दिया, गुड़ रख दिया, घी रख दिया, तेल रख दिया, उसके काम आए, और दालें रख दी या छोले रख दिए। एक न्यूट्रिशन पैकेट दे दीजिए और उससे पूछे भाई हालचाल तो ठीक है, दवा से कोई दिक्कत नहीं है, या कोई सामाजिक भेदभाव तो नहीं, ठीक है। तो उस एक काइंड का उसका न्यूट्रिशन सपोर्ट मिल गया, इमोशनल सपोर्ट मिल गया, सोशल सपोर्ट मिल गया, इस टाइप का। सर टीबी का स्टार्टिंग के जो जी सिम्टम्स हैं जी, कि कैसे स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि आपको टीबी हाथ मिलाने से नहीं होती, टीबी जूठा पानी पीने से नहीं होती, टीबी जूठा खाना खाने से नहीं होती, टीबी के मरीज के साथ खेलने बैठने सोने से नहीं होती। टीबी केवल एक कारण से फैलती है, और वो है कि जो टीबी के मरीज को खांसी आएगी, और अगर उसके खांसी में टीबी के कीटाणु निकल रहे हैं तो वो हवा में फैल जाते हैं और फिर वो आपकी सांस के साथ चले जाते हैं। चूंकि आंखों से हमें दिखते नहीं है, तो श्वास भी तो ले रहे हैं, तो उससे नहीं निकल रहे होंगे बाहर? नहीं, नॉर्मल सांस से नहीं निकलते हैं जब तक कोई छींक नहीं आएगी, खांसी नहीं आएगी, या आप बहुत बिल्कुल पास में जाके उससे बात नहीं करेंगे। ओके, तो 3 चीजें हैं, या तो खांसी आ जाए, तो 1 बाउट ऑफ कॉफ रिलीजेस मोर देन 3000 बेसिलाई। टीबी के बैक्टीरिया एक बाउट ऑफ कफ में 3000 से ज्यादा 3500 टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं, और टीबी होने के लिए 3 ही बैक्टीरिया काफी है। तो अब जैसे इस हॉल में, स्टूडियो में एक किसी को टीबी का मरीज हो और उसको खांसी आ जाए, तो इस पूरे हॉल में फैल जाएगा, और हम सबकी सांस के साथ अंदर संक्रमित कर देगा पूरे हॉल को। लेकिन अब मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपके दर्शकों को मैं साफ कर दूं कि ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर हो गया तो अगले दिन से सबको टीबी हो जाएगी, जी नहीं। ओके, 100 में 30 लोग ऐसे होंगे जिनको टीबी का जो एक्सपोजर हुआ है वो संक्रमण में बदल जाएगा, इन्फेक्शन में बदल जाएगा, और उनमें से 10% को लाइफ लॉन्ग खतरा रहेगा कि उनको टीबी हो सकती है।
यानी अल्टीमेटली 100 का एक्सपोजर हुआ। अभी भी ह्यूमैनिटी में पावर है कि वो ठीक कर देगा हमारे अंदर? हाँ, हमारे अंदर भगवान ने पावर दी है। हाँ, तो 100 लोगों का एक्सपोजर हुआ तो 30 को तो इतनी इम्यूनिटी अच्छी है, 70 की, कि उनको तो इन्फेक्शन ही नहीं हो रहा है। 30 कम्युनिटी वाले उनको इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा, उस 30 में भी 3 ऐसे हैं जिनको टीबी होगी आगे चल के। यानी 100 में जो सबसे कमजोर इम्यूनिटी वाले 3 लोग होंगे, 100 में से 3 बस उन्हीं को टीबी होगी। हमारे दिमाग में ऐसा है कि टीबी के अच्छा, सिम्टम्स क्या हो, स्टार्टिंग कैसे पता चले कि मैं बीमार हूँ, टीबी हो रही है मुझे? सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आता है। ठीक। बुखार रात में ज़्यादा, शाम की तरफ ज़्यादा पड़ता है। हाँ। दोपहर के बाद थकान लगने लगती है, कमजोरी हो जाती है, खांसी आ सकता है, खांसी से ब्लड आ सकता है, वजन कम हो सकता है, ये सब लक्षण होते हैं। या बच्चों में हम देखें तो यहाँ गिल्टियाँ हो जाती हैं। हाँ। और वैसे तो ये ज़्यादातर टीबी जो होती है फेफड़े की टीबी होती है, जिसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ठीक। दूसरे अंगों की भी टीबी होती है। जब दूसरों अंगों की टीबी होती है तो हम उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। वैसे टीबी शरीर में एक नाखून और एक बाल, 2 अंगों को दो पार्ट को छोड़ दीजिए, सिर से लेके पैर तक ऐसा कोई अंग नहीं है जिसकी टीबी ना हो सके। ओके। ब्रेन की टीबी, नाक की टीबी, गले की टीबी, आँख की टीबी, गले उसके बाद फेफड़े की टीबी, सांस की नली की टीबी, फेफड़े की झिल्ली की टीबी, पेट की टीबी, किडनी की टीबी, त्वचा की टीबी, बोन की टीबी, हड्डी की टीबी, सब टीबी। ये कोई वायरस है बाहर से जो बैक्टीरिया है? कहाँ होता है बैक्टीरिया, कहाँ पाया जाता है ये बैक्टीरिया, और कहाँ से वो इंटरनल सिस्टम पहुंच जाता है? एक्चुअली क्या है कि 24 मार्च 1882 के पहले पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कि टीबी संक्रामक बीमारी है, गैर संक्रामक, यानी कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल। तो एक पैथोलॉजिस्ट हुए हैं जर्मनी के, डॉक्टर रॉबर्ट कॉक। ठीक। उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं भाई, ये बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरिया किसी के भी शरीर में है, किसी भी फेफड़े में है, अगर वो खांस रहा है तो उससे फैलती है, फैल जाएगी। तो सबसे पहले उन्होंने इसकी खोज की, कारण, उसके पहले तो मैं कारण है। हाँ। इसके लिए 1905 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला इस रिसर्च के लिए। ठीक। फिर जब ये लक्षण होते हैं तो एक पॉपुलर बताया कि भाई सब इतने लक्षण बताओगे तो पब्लिक को याद कहाँ से रहेंगे, आपके भी दर्शक भूल जाएंगे। तो टीबी में 2 का बड़ा महत्व है, 2 अंक का। ठीक। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो टीबी हो सकती है। ओके। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, टीबी हो सकती है, तो 2 बलगम की जांच कराओ। जब 2 बलगम की जांच कराने, वो कहेंगे कि 2 दिन जांच करानी पड़ेगी और 2 तरह की जांच करानी पड़ेगी। और कुल मिला के 2 टेस्ट होते हैं, एक बलगम की जांच और एक एक्सरे। तो 2 तरह के लक्षण। अब एक लक्षण खांसी, उसको पकड़ लीजिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा है, कोई भी हो, खांसी के वैसे हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते तक जिसकी खांसी खिंच जाए, उसकी ज़्यादा है, तो उसको टीबी हो सकती है। मैंने कहा है, ऐसा नहीं कहा, हो सकती है, चांसेस हैं। तो इसलिए बलगम की जांच। अच्छा, पूरे देश में कहीं भी सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे, ये बलगम की जांच फ्री होती है। ओके। कोई पैसा नहीं। ठीक है। अब मान लीजिए टीबी निकल आई, तो आपका जो उपचार है वो भी फ्री मिलता है। ठीक है। एक और चीज़ मिलती है, ओके, जो 2018 से आज तक हमारे देश में लागू है, कि अगर आपको टीबी है तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 1000 रुपया महीना भी दिया जाता है। ओके। सपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए। ओके। एक्चुअली टीबी उन्हीं को देखा गया है कि जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, यानी कुपोषण के शिकार हैं, या ऐसी बीमारियां हैं जो इम्यूनिटी की आप गिरा देती हैं, जैसे डायबिटीज है, HIV है, आपके कैंसर है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, फेफड़े की कोई पुरानी बीमारी है। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इनको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जो एयर पोल्यूशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ रहते हैं, उनको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जो ऐसे एरिया में जिनको हम स्लम एरिया बोलते हैं, हर शहर के किनारे एक नाला होता है, नाले के किनारे एक बस्ती होती है, जिसको हम स्लम एरिया कहते हैं। पूरा पहाड़ बड़ा रखा है कचरे का। अब वहाँ न तो साफ आपको वायु मिल रही है, सीलन है, बदबू है, ना ढंग से आपको रोशनी मिल रही है, सूर्य की रोशनी। अब सूर्य के नाम पे याद आया, एक्चुअली सूर्य जहाँ भी आता है मुझे अपना नाम भी याद आ जाता है, उसका काम भी याद आ जाता है। तो सूर्य का क्या काम है, मैं डॉक्टर सूर्यकांत की बात नहीं बात कर रहा हूँ, मैं भगवान सूर्य की बात कर रहा हूँ। सूर्य के 5 मिनट के एक्सपोजर से दुनिया में ऐसा कोई टीबी का कीटाणु नहीं है जो मर ना जाए। ओह, मुझे लगता है हमारे ऋषियों महंतों ने बहुत कहा कि भाई रोज सुबह सुबह सूर्य को जल तो दिया करो, कम से कम 5 मिनट तो आप व्यतीत करेंगे। सूर्य के वैसे 12 मंत्र होते हैं, आप 12 मंत्र बोलने में 5-6 मिनट तो लगेगा, तो 5 मिनट का एक्सपोजर हो गया, राइट, टीबी खत्म। राइट। अब जिस एरिया में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, मतलब वेंटिलेशन और लाइट, सूर्य का प्रकाश और शुद्ध वायु, ये 2 चीजों का जहां कमी होगी वहां टीबी ज्यादा हो। राइट। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्लम एरिया है ना,
अब सूर्य की रोशनी में तो टीबी का बैक्टीरिया 5 मिनट नहीं रुकता, ठीक है। और जहाँ अंधेरा है, जहाँ पे सीलन है, हाँ। जहाँ पे बदबू है, जहाँ हाँ। पर गंदगी है, वहाँ टीबी का बैक्टीरिया 10 महीने तक जिंदा रह सकता है। अब आप समझिए, आपका घर में रोशनी है, आपके घर में कोई खांस गया, 5 मिनट में उसके कीटाणु मर गए, सूर्य की रोशनी आई मर गए। अब कोई स्लम एरिया में टीबी का मरीज यही है, वो खांस रहा है, वो भर रहा है, तो वो कीटाणु 10 महीने तक टीबी फैला रहा है। हाँ। 10 महीने तक जिंदा है वहाँ। मतलब कोई भी वहाँ पे जाएगा, चांसेस हैं कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। की तो पार्टी चल रही है, पार्टी 10 चल महीने रही का है। जश्न चल रहा है, रोज एक उनको आदमी मिल रहा है। राइट। अब हमें समाज को, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको न्यूज़ 7 मीडिया को, कि कम से कम ये चीजें पब्लिक के पास पहुंचे, जी। और पब्लिक में आपको कहता हूँ कि आप चुप मत बैठिए, आप जो सुन रहे हो सबको डिसेमिनेट करिए। हाँ, शेयर करिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जागरूकता जरूरी है। अब ये जमाना नारी सशक्तिकरण का है। हाँ। मैं उन लड़कियों की भी बात कर लेता हूँ, महिलाओं की बात। कौन सी ऐसी लड़की महिलाएं जिनको टीबी होने का खतरा ज्यादा है, जिनकी कम उम्र में शादी हो गई है, अच्छा, जो कुपोषण का शिकार है, ठीक। जो एनीमिया है। आपने देखा ना, भारत देश में 50% लड़कियां हैं, उनका हीमोग्लोबिन 8 रहता है। हाँ, तो जिनको एनीमिया है, कुपोषण है, पोषण है, कम उम्र में शादी हो गई है, हाँ, जिनको जल्दी जल्दी ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, स्पेस बहुत कम है, राइट, और बहुत ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, राइट, ऐसी लड़कियों को टीबी की बीमारी ज़्यादा होती है। तो जितनी लड़कियां महिलाएं सुन रही हैं, कृपया कम से कम अपने फीमेल कम्युनिटी में, नारी समुदाय में ये बात जरूर समझाएं कि भाई खाने पीने का ध्यान रखिए, कुपोषण मत करिए, हीमोग्लोबिन की जांच कराइए, एनीमिया तो नहीं है, न्यूट्रिशन आपका ठीक है कि नहीं। और न्यूट्रिशन जैसे मैंने कहा, भाई अगर भारतीय थाली खाएंगे तो पोषण बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप फास्ट फूड खाएंगे, पिज्जा बर्गर में पड़े देंगे, पिज्जा बर्गर पार्टी करेंगे, तो फिर आपका न्यूट्रिशन पेट बढ़ेगा। एक चीज और मैं बता दूं जी, एक मेरी स्टडी है जी, और बहुत पहले एक बड़े अखबार ने, एक न्यूज चैनल ने बड़े इंपॉर्टेंस उसको, एक जमाना आ गया था, आपको याद हो, 0 फिगर, आज से 15 साल पहले। अच्छा, मुझे सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया, मैं बताता हूँ। 0 फिगर का जमाना, लड़कियां डाइटिंग फिगर, इसके पीछे पागल हो गई, किसी हीरोइन को फॉलो करके। मैं हीरोइन का नाम नहीं लेना चाहता, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कटरीना थी, उसके पहले वो करीना, ओके। करीना और कटरीना ने, मतलब अच्छी हीरोइन है, उस समय स्टार थी, बहुत अच्छी लगती है, सम्मान करते हैं उनका। लेकिन समस्या क्या है कि उन्हें रोल मॉडल मान लिया लड़कियों ने, ठीक है। तो करीना और कटरीना ने ऐसा, वैसे मेरी जो पसंद है प्रियंका चोपड़ा है, ओके, जो कि हॉलीवुड में चली गई है, हॉलीवुड में चली गई, वो ठीक है, बढ़िया है, ठीक। वो और एक दूसरी बीमारी पूछूंगा, वो प्रियंका चोपड़ा से लिंक्ड है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है, अस्थमा के बारे में। ये वीडियो आंटी जी को भी भेजेंगे। हाँ, वो देख रहे हैं, वो जानती हैं। जी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था टीबी की। तो एक जमाने में जिस लड़की को देखो, तीसरी लड़की को वो टीबी, और देखने में यूं, तो डाइटिंग के कारण उस दौरान टीबी लड़कियों में बहुत हुई, क्योंकि कुपोषण हो गया ना, ये कुपोषण हो गया, आपका पोषण गया, इम्यूनिटी गई टीबी के। आप सोच रहे वेट लूज कर रहे हैं। एक टीबी के बैक्टीरिया में और खास बात है, 5 साल की उम्र में आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया चल गया, इम्यूनिटी आपकी अच्छी थी, टीबी हुई नहीं, लेकिन वो सुषुप्ता अवस्था में, डोरमेंट फेज में 40-50 साल 60 साल तक पड़ा रह सकता है आपके शरीर में, इतना खतरनाक है। अच्छा, मान लीजिए 40 साल की उम्र में आपको डायबिटीज हो गई, तो भी वो फिर आ जाएगा। शौकीन है, शुगर कंट्रोल नहीं थी, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई, वही बैक्टीरिया 40 साल पहले जो एक्टिव हो जाएगा, लाई पाए, तो वो एक्टिव हो जाएगा और आपको टीबी कर देगा। आप सोचेंगे हम तो टीबी के संपर्क में आए नहीं, ये हमको टीबी कैसे हो गई? 40 साल पुराना संक्रमण, वो मौका पाते आपको टीबी कर देगा। पॉइंट सर। तो ये चीजें सोसाइटी को आनी चाहिए कि भाई हो सकता। इसमें एक और चीज सर, जैसे अभी हिना खान का सुना, ब्रेस्ट कैंसर और टीबी का भी कुछ था उसमें, तो ब्रेस्ट कैंसर एंड टीबी, इसका भी कैंसर अगर किसी को है, हाँ, तो उसको टीबी होने की संभावना कई गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके। तो कैंसर के मरीज का भी अगर पोषण अच्छा नहीं होगा, इम्यूनिटी अच्छी नहीं की जाएगी खाने पीने के साथ, तो उसको भी टीबी, इसीलिए कहते हैं कि वो कैंसर के मरीज को थोड़ा सा आइसोलेट करके रहना चाहिए। निमोनिया होने का खतरा, टीबी होने का खतरा, फंगस होने का खतरा, ये सब कैंसर के मरीजों में ज्यादा रहते हैं। राइट। तो इसलिए इनको थोड़ा अलग रखना चाहिए। अच्छा, घरेलू ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, घरेलू ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, दवा तो आपको करानी है, आपको करानी है। उसके साथ साथ सावधानियां ये है कि घर में दूसरे लोगों को ना फैल पाए, तो कम से कम इलाज के 1 महीने तक आपको मास्क जरूर लगाना चाहिए। थोड़ा खांसते समय और खांसी बलगम निकल आया है, तो उसे कहीं ऊपर में जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां आप डिस्पोज कर दीजिए, मस्त हो जाएगी। 5 मिनट के बाद वो सब बैक्टीरिया मर जाएंगे।
ठीक है। तो इतना एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई टीबी आपका ऐसे नहीं फैलता है जैसे हम लोग सोचते हैं, छूने से नहीं फैलता है, बात करने से नहीं फैलता है, वो तभी फैलता है जब आप खांस रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्लोजली बात कर रहे हैं। जी, ठीक है। खांसने से, छींकने से और बहुत क्लोज बात करने हाँ, और उसके लिए भी अगर आप साफ सफाई रख रहे हैं घर में, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, इम्यूनिटी ठीक है, मैंने कहा ना भाई, सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत को टीबी होनी चाहिए, हाँ, राइट। या एक स्टडी हुई है कि टीबी के डॉक्टरों को सबसे कम टीबी होती है। एक और बड़ी चीज़ है एलर्जी। जी, ये बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, और अस्थमा। जी, ये थोड़ा सा बताइए क्या है। और पहले तो मैं आपके दर्शकों को अपडेट कर दूं कि हमारी एक बॉडी है, टीबी के तो मेरे पास बहुत सारे दायित्व हैं, गिनाऊंगा तो उसमें समय चला जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत का काम 9 राज्यों का काम मैं नॉर्थ इंडिया के देखता हूँ, जम्मू कश्मीर से लेके और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तक। और ये जो एलर्जी अस्थमा की एक हमारी बॉडी है, इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूँ। और अभी इसकी एक पत्रिका निकलती है, जर्नल निकलती है, वो रिसर्च की बात फिर आ गई। ठीक है। इसकी जर्नल का अभी पिछले कुछ महीने पहले इलेक्शन हुआ था, तो मैंने एडिटर की पोस्ट पे कंटेस्ट किया था। सो नाउ आई एम द एडिटर इन चीफ ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड अप्लाइड। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं कह सकता हूँ कि बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा, दूसरा, मैं एलर्जी की बीमारियों से, तमाम बीमारियों मैं खुद भुगतभोगी हूँ। तो जितने ये प्री मैच्योर बेबी होते हैं, इनको एलर्जी अस्थमा होने का खतरा ज़्यादा होता है, निमोनिया का खतरा ज़्यादा होता है, टीबी का, हर बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। प्री मैच्योर एक तो 7 महीने का, जो 9 महीने में पैदा हुआ मैच्योर है, एक जो 8 महीने में, 7.5 महीने में, 7 महीने में, 7.5 महीने, 6.5 महीने से कम का है, वो तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, डेंजर है, बहुत डेंजर। हाँ, और हम जैसे 7 महीने में भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन सरवाइव कर जाते हैं। आपको कुछ रिकॉर्ड बनाने थे सर, देश के लिए और इस दुनिया के लिए कुछ करना था जी, तो आपको गॉड ने भेजा है, तो ऐसे कैसे कुछ हो जाता। उन्होंने मुझे, हमको लगता है कि पैदा होने से पहले ही हमको चुनौती दे दी कि बेटा 7 महीने में तुम्हें पैदा करके देखेंगे, डेवलप करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ठीक है। तो फिर उसके बाद 3 साल में भयंकर निमोनिया, डबल निमोनिया दे दी। बोले मरने से बच के दिखाओ। चले नहीं, तभी तो ठीक कर पाओगे आप लोगों को। जी जी, ठीक है। आप अस्थमा के बारे में बता रहे थे। अस्थमा के बारे में बताता था कि अस्थमा में क्या होता है कि अस्थमा भी दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है। और हमारे 13% दुनिया के अस्थमा के रोगी, जैसे टीबी के बारे में बता रहा था, हर चौथा मेरी 26% ग्लोबल शेयर है टीबी का, अस्थमा का केवल 13% शेयर है। 13% पूरी दुनिया के मरीज। अस्थमा होता क्यों है और क्या है ये बीमारी? मैं बताता हूँ। भारत में है, लेकिन अगर आप मोर्टेलिटी की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो वो 46% है। हाँ, मतलब दुनिया का हर दूसरा अस्थमा का रोगी भारत में मर रहा है। मरीज कम है, मृत्यु ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि अस्थमा के रोगी को ये भ्रांति है कि इनहेलर अंतिम इलाज है, इनहेलर लेंगे तो लत पड़ जाएगी। तो ये लोग अस्थमा के रोगी इनहेलर कायदे से नहीं। अब मैं फिर प्रियंका चोपड़ा का नाम लूँगा तो आप कहेंगे हमारी वाइफ प्रीति को आप कह देंगे। हमने कई मूवियों में हमने देखा है कि कुछ लोगों को अस्थमा होता है, वो कोई टैबलेट लेते खाते हैं तुरंत ठीक हो जाते हैं। नहीं, इनहेलर लेते हैं, वो स्प्रे। हाँ। तो प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो है, आप डालिए गूगल पे, थोड़ी देर बाद मेरे बाद जाइएगा। तो उसके 10-12 इंटरव्यू हैं अस्थमा के ऊपर। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा वीडियो है, उसमें 1 मिनट का, उसमें उसने कहा है कि मैं 5 साल की थी जब मुझे अस्थमा डिटेक्ट हुआ। मेरी माँ डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अस्थमा में इनहेलर जरूरी है, और मैं लगातार इनहेलर लेती रही। और आज मैं जो कुछ अपने जीवन में अचीव कर पाई, वो रेगुलर इनहेलेशन थेरेपी के कारण ही कर पाई। इतनी बड़ी बात पब्लिक डोमेन में कहते हैं ना, आप देख लीजिए। इसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे रेडियो निकल आएंगे वीडियो। ये मैं समझता हूँ, उसकी बहुत तारीफ करता हूँ पर्सनली, मैं लाइक करता हूँ, अलग बात है, बहुत सारे कारण है। लेकिन ये जो जिंदा दिली उसकी है, ये मुझे बहुत भाती है कि उसने कम से कम एक्सेप्ट किया। अब हैं तो बहुत सारे लोग जिनको अस्थमा है। आपने देखा कभी सौरभ गांगुली को छक्के पे छक्के लगाते थे कि उन्होंने कहा मेरी सांस फूल रही है, मैं छक्का नहीं लगा सकता, अस्थमा है, इनहेलर रेगुलर लेते हैं। ओके। शोएब अख्तर पाकिस्तान का क्रिकेटर है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से बॉलिंग करता है। कभी उसने कैप्टन से कहा कि भैया 1 ओवर कर लिया, हमें जरा ठहर जाओ, हमारी सांस फूल गई। नहीं, क्योंकि ये सब रेगुलर इनहेलर लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, ये अस्थमा जो होता है वो यूजुअली बचपन में शुरू होता है। ओके। अक्सर छींके आना, सर्दी जुकाम होना, जैसे मुझे भी खतरा था, मुझे भी बहुत ये सब होता था। नाक की एलर्जी मुझे हुई, पेट की एलर्जी आज भी है। मैं कई ऐसी चीज़ें, जैसे मैं गरम मसाला खा लूँ, मैं गार्लिक खा लूँ, तो मुझे रात में उल्टी हो जाएगी। तो कुछ फूड इंटॉलरेंस भी है और फूड एलर्जी भी है, दोनों चीज़ें हैं। और मुझे आँख की एलर्जी बहुत है, हर बदलते मौसम में बहुत खुजली होती है, बहुत पानी निकलता है। शुरू में ध्यान नहीं दिया, बढ़ गई।
तो 3 एलर्जी तो मैं खुद ही हुआ मेरे को। तो अच्छा हुआ भगवान ने एलर्जी स्पेशलिस्ट बना दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए सर कि जैसे तो जिनको जो दो मैं कह रहा था 2/3 बीमारियां बचपन में शुरू होती हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको 2 साल के बाद भी छींके, सर्दी जुकाम, गले में खराश रहती है और फिर उनकी पसली चलने लगती है। हाँ आम भाषा में कहते हैं ना, ये सांस फूलती है तो पसली चलने लगती है। तो वो सब अस्थमा के रोगी हैं। और अस्थमा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका खतरा कम हो जाता है, लेकिन बचपन में और जवानी में अस्थमा का खतरा ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों में लेट ऑनसेट अस्थमा भी होता है, मिडिल एजेड या एल्डरली में भी हो सकता है। लेकिन अस्थमा की रोग क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूँ पब्लिक डोमेन में, आपके यहाँ भी देता हूँ कि बहुत सारी पत्तियां हैं हमारे पेड़ पौधों में। नीम की पत्ती छुए कुछ नहीं होगा, आम की पत्ती छुए कुछ नहीं होगा, लेकिन पौधा है टच मी नॉट। जैसे ही छुई मुई के पौधे को आप छूते हैं उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। बस अस्थमा के रोगी की जो सांस की नलियां हैं वो अति संवेदनशील हैं, छुई मुई के पत्ते की तरह हैं। जब भी कोई धूल, धुआं, गर्दा, एलर्जी का तत्व सांस के अंदर जाएगा उसकी सांस सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि सांस ले नहीं पाएगा, सिकुड़ रही है ना उसकी। अब देखिए घर के अंदर, घर के बाहर वातावरण में बहुत सारी चीजें, जैसे कोई बगल में सिगरेट पी रहा है, अस्थमा के रोगी तुरंत खांसी आने लगेगी, कहेगा भैया यहाँ मत पियो, हमें तकलीफ हो रही है। राइट। कोई बगल में डिओडोरेंट परफ्यूम निकाल के लेडी चली गई और दूसरे लेडी को मान लो अस्थमा है तो कहेगा बहन जी मुझसे दूर रहो, मेरे को अभी छींके आने लगेगी, पार्टी में खांसी हो जाएगी, सांस फूल जाएगी। तो ऐसे एलर्जन या ट्रिगर्स कहलाते हैं जो इसको सांस की तकलीफ को बढ़ाते हैं। हमारे वातावरण में जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, मैंने कहा धूम्रपान हो गया, धूल, धुआं, गर्दा कहीं भी है। एक कर्मचारी है, मान लो किसी ग्रोसरी की शॉप पे काम करता है और जैसे ही वो गेहूं, आटा, चावल के बोरे खोलता है उसको छींक आने लगती है। राइट। तो उसको तुरंत होने लगता है, दूसरे को नहीं आती है। और मजदूरी भी कर भी रहे वो। तो इसी तरह हमारे बाहर, हमारे घर के अंदर बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होली, दिवाली त्योहार पे, ईद पे हम सब लोग सफाई करते हैं घर की। अस्थमा का रोगी होगा और जैसे वो सफाई करेगा उसकी सांस फूल जाएगी। घर में नया नया पेंट किया है, पेंट की खुशबू अभी बाकी है और वो मरीज का उस कमरे में सो गया जिसमें पेंट की स्मेल, चाहे वो दीवार की है, लकड़ी की, दरवाजे की, किसी भी आ रही है, उसकी सांस फूल जाएगी। रात में उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसमें इस चीज़ से भी होता है कि कोई चीज़ से पैनिक हो जाना, कोई सडन कोई चीज़, स्ट्रेस से भी होता है। स्ट्रेस से भी होता है ना। बिल्कुल। आपने कोई ऐसी बहुत खुशी की खबर सुनी, बहुत दुखी की खबर सुनी, आप तनाव आया, उसके कारण भी सांस फूल जाती है। श्रीदेवी एक हीरोइन रही जी। और दुबई में उनकी बड़े रहस्यमय तरीके से डेथ हुई। और तो किसी ने कहा अस्थमा था, किसी ने कहा कि अटैक आया था। कुछ बताएंगे डिस्कस कि क्या कुछ? अब देखिए, अगर कोई पानी के अंदर, देखिए जीवन का सिद्धांत क्या है कि हम जीवन में 3 हफ्ते बिना भोजन के रह सकते हैं, 3 दिन हम बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के हम 3 मिनट नहीं रह सकते हैं। तो अगर श्रीदेवी जी की जैसा कहा जा रहा है वो टब में उनकी ड्राउनिंग हो गई, अब कैसी थी, कुछ दवा खाई हुई थी उनकी, क्या सेमी कॉन्शियस थी, अनकॉन्शियस थी, अगर वो 3 मिनट तक पानी के अंदर रह गई तो चाहे अस्थमा था या ना था, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेथ निश्चित थी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो इसलिए अब उस डिबेट पे हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी 3 महीने से ज़्यादा ड्राउनिंग हो गई वो पानी के नीचे, उसके अंदर उनकी डेथ। एयर पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट, जी, हम आजकल देख रहे हैं कि पेड़ तो काटे जा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ने वाला है? पड़ रहा है और सांस के रोगियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। मैं आपको बता दूं, बिल्डिंगें बन रही हैं, कारखाने बन रहे हैं। जी, तो मैं आपको बता दूं कि करीब 17 लाख 17 लाख लोगों की डेथ हो जाती है एयर पोल्यूशन पे, स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के कारण हमारे भारत में। ठीक। तो आप सोचिए कि हर 1 मिनट में 2 लोगों की जान वो वायु प्रदूषण के कारण हो रही है, इतनी मृत्यु होती है। अब ये वायु प्रदूषण करता क्या है कि इसमें बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर और कुछ गैसेस होती हैं और वो हमारे सांस के साथ अंदर जाते हैं। सांस के साथ अंदर जाने के बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं और हर अंग में जाते हैं। अब तो स्टडी ये आ गई है कि डायबिटीज़ का भी संबंध एयर पोल्यूशन से। एयर पार्टिकुलेट मैटर छोटे वाले जाते हैं 1 माइक्रोन के आसपास के और वो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं, उसके कारण डायबिटीज़ हो जाती है। एक बच्चा जो गर्भस्थ शिशु है उसकी एयर पोल्यूशन के कारण ये जो पार्टिकुलेट मैटर माता में गए, माँ की गर्भनाल से यानी उससे अम्बिलिकल कॉर्ड से सर्कुलेशन में बच्चे में गए तो उस बच्चे की इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, गर्भ के अंदर डेथ हो सकती है, उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, एयर पोल्यूशन बहुत सारी बीमारियों से गिर जाता है। एयर पोल्यूशन, बताओ उस बच्चे का क्या दोष है जो अभी आया ही नहीं आपके वातावरण में, उसको भी आपने नहीं छोड़ा है। और ये मैन मेड प्रॉब्लम है, हम ही ने वातावरण को खराब किया, पहले तो ऐसा नहीं था।
तो अच्छा, सही एक्टिव ये लेवल भी क्या नहीं होना है, चाहिए? ये बाहर का वातावरण तो अलग है। अगर आप घर के वातावरण को देखो तो पहले गांव में गोबर से लिपाई होती थी घर की, हर साल दिवाली से पेंट होते थे, चुनाव मतलब पुताई होती थी, हाँ, गोबर से ही होती थी। और पॉल्यूशन ना के बराबर था। बिल्कुल आज भी होता देख था। लीजिए अर्बन रूरल डिवाइड है। हाँ, तो अभी क्या है, हमने शरीर उसमें घर को जो है एकदम बिल्कुल मॉडर्न बनाने के चक्कर में, अब सोचिए जिस घर में कारपेट ज़्यादा होगी, जिस घर में सोफा कवर ज़्यादा होंगे, जिस घर में कर्टेन ज़्यादा होंगे, उस घर में एलर्जी और अस्थमा होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? जिस घर में सॉफ्ट टॉयज ज़्यादा होंगे, यानी पॉपुलरली नोन एज टेडी बियर, हमने देखा बच्चा इतने साल का है, इतने कद का है, और टेडी बियर इतने कद का है। हाँ हाँ, यस। और अब बड़े गर्व से लोग बताते हैं मेरी बिटिया तो टेडी बियर के बिना सोती नहीं है। अरे भाई, बिटिया बच्चे को सोना चाहिए दादी के साथ, नानी के साथ, नाना के साथ। टेडी बियर का क्या रोल है? टेडी बियर का क्या रोल है? टेडी बियर कौन सा बोलता है, कौन सा मुस्कुराता है? हाँ। तो घर के अंदर जितना डस्ट होगा, डस्ट कहाँ से निकल रही है? आपके सोफा कवर से निकल रही है, कर्टेन से निकल रही है, कारपेट से निकल रही है। राइट। तो अगर आप मॉडर्न घर है तो आप फिर वैक्यूम क्लीनर भी रखिए, और सुबह सुबह शाम शाम दोनों वक्त वैक्यूम क्लीनर करिए। राइट। कर्टेन अस्थमा के रोगी को हम कहते हैं कर्टेन जो है वो वंस अ वीक रोज धुल जाने चाहिए। और आपकी बेडशीट अस्थमा के रोगी की डेली बदली जानी चाहिए। अगर सफाई का काम है तो अस्थमा के रोगी को नहीं करना चाहिए। राइट। एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि साहब महिला है घरेलू, अब उसको घर में झाड़ू भी लगानी है, हाँ, उसको सब्जी भी खाना भी कुछ करना है उसको, और अस्थमा की असर ग्रसित महिला है, अगर झाड़ू लगाएगी तो 3 मिनट बाद उसकी सांस फूल जाएगी। हाँ। अगर वो छौंक लगाएगी किचन में जाए तो भी उसकी सांस फूल जाए। तो मैंने उसका समाधान निकाल लिया है। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत दवाई नहीं करते हैं जी, सामाजिक समाधान भी निकाल देते हैं। तो मैंने ननद भाभी का एक रिश्ता देके बताया। ठीक है। अक्सर सास बहू का भी बनाया है। हाँ। मान लीजिए चलो सास सीनियर है, पहले सास बहू का दे देते हैं। सास को मान लीजिए अस्थमा नहीं है, बहू को अस्थमा है, हाँ। और अब भाई सास है तो झाड़ू कैसे लगाएंगे? हाँ। तो बंटवारा कर लो। सास जी भाई मेरा विनम्र निवेदन है, आप झाड़ू लगा लो या उसी के पति से लगवा दो, उसको पोछा लगाने दो। पोछा लगाने से उसकी सांस नहीं फूलेगी, झाड़ू लगा से फूल जाएगी। तो बेचारी काम करने को तैयार है, मना तो नहीं कर रही है। तो झाड़ू कोई और झगड़ा का सॉल्यूशन दे दिया आप। हाँ, मतलब ठीक है, वो पति भी सुनने ध्यान से। हाँ। अगर कई घर में कोई पति रहते तो भाई पति जी तुम झाड़ू लगाओ, पत्नी जी पोछा लगा लेंगे। अब खाना बनना है, ठीक, तो सब्जी काटने में उसको प्रॉब्लम नहीं है अस्थमा के रोगी को, लेकिन छौंक लगाने में है, तड़का लगाने में है। सब्जी जब छौंकते हैं उसमें प्रॉब्लम है, क्यों? उससे भी वो निकल रहा है अलग। ये भी बंटवारा करो। इसमें मैं ननद और सास बहू का भाभी का उदाहरण दे देता हूँ कि भाई ननद को मान लीजिए अस्थमा नहीं है, भाभी को है, तो भाभी सब्जी काट दें और ननद जी छौंक दें, तड़का लगा लो, बंटवारा, तो हो गया ना आपके परिवार का सॉल्यूशन एकदम। अब ऐसा ना हो देसी तरीके से सास बहू और ननद भाभी के और भी क्वेश्चन सामने लगे कि डॉक्टर साहब तो ये समाधान भी दे देते हैं। देसी तरीका मिल गया है। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ घर में पेट एनिमल्स नहीं होना चाहिए। घर को घर रखिए, चिड़िया घर मत रखिए। हाँ, लेकिन ये तो ट्रेंड बनता चला जा रहा है। हमारे गांव में गाय पशु सब पाए जाते थे। अभी देखिए सज्जन मेले ले लो तो क्या करे थे, मेरे तो गौशाला है। गौशाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गौशाला घर के अंदर थोड़ी है, वो तो घर के बाहर है, बाहर अलग है। तो घर को घर ही रहने दीजिए, उसको चिड़िया घर मत बनाइए। अब कोई तोता पाल रहा है, कोई कबूतर पाल रहा है, कोई खरगोश पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, कोई कुत्ता पाल रहा है, भाई ये सब मत करिए। ये ट्रेंड है सर, ये तो घर को घर रहने दीजिए। ये तो ट्रेंड बन गया है, नहीं तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। पेट एनिमल से यही नहीं और भी बीमारियां होती हैं। ध्यान रखिए, जो भी पेट्स के नाम पे ट्रेंड फैलाते, मेरा बाबू मेरा सोना पेट्स को बनाते हैं, उसको अलग रखिए, आपकी सांस फुला देगा। चलिए सर, डाइट और न्यूट्रिशन क्या रखें जिनको टीबी है और जिनको अस्थमा और इस तरह की चीज़ें हैं जी, क्या रखनी चाहिए उनको? डाइट मैं ओवरऑल बता देता हूँ। हाँ प्लीज़। कि देखिए डाइट हमारी क्या करती है, हमारे ये न्यूट्रिशन जो है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है डाइट। इस डाइट से जैसे आप पौधा उगाते हैं ना, तो उसको थोड़ा खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, सूर्य की रोशनी देते हैं वगैरह वगैरह, और कटाई छटाई करते हैं। तो हमारे जैसे आप जाते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं भैया टंकी फुल करा लो। पता नहीं कहाँ पेट्रोल पंप मिला है। करेक्ट। तो ऐसे ही डाइट में पहला सिद्धांत ये है, जो आजकल नहीं हो रहा है, कि लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। बहुत गलत बात है सर। पॉइंट आपका जो ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता होना चाहिए वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह होना चाहिए, रॉयल। वाह। आपका जो लंच होना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए, थोड़ा मॉडेस्टी का। और आपका जो डिनर यानी रात का खाना होना चाहिए वो भिखारी की तरह होना चाहिए। मिल गया तो ठीक, ना मिल गया तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आप डाइट के संबंध में ये सूत्र अपना लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे।
लोग क्या करते हैं, 3 रामबाण आपने ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं लोगों को। अभी और 3 सर एक बार दोबारा रिपीट करें एकदम सुबह रैपिडली। ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए प्रिंस, द लंच शुड बी लाइक ए किंग, किंग। एंड डिनर शुड बी लाइक ए बेगर। ओह, सुबह का नाश्ता राजकुमार की तरह चौड़े से करिए, और लंच जो है वो राजा की तरह करिए। थाल बड़ा लग के आया, राजा साहब ने थोड़ा इसमें से लिया, थोड़ा इसमें से लिया, भाई कहा हो जा ले जाओ बस। और डिनर भिखारी का मिल गया तो ठीक है, ना मिल गया तो और ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हेल्दी रहेंगे आप हमेशा। हेल्दी रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा शॉर्ट में बता दिया आपने। एक किसी से रिलेटेड लाइफ स्टाइल का और चीज़ है लाइफस्टाइल, राइट। कि मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं अरे हमारी आदत है 2 बजे सोने के, मतलब क्या मतलब? आज बहुत पुअर लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, बहुत ही lifestyle। बहुत ज़्यादा तो पुअर मैं हो आपको गई है। बता दूं कि हमारे शरीर में जो आप दिन भर एक्टिविटी करते हैं, तो जैसे गाड़ी आपकी वर्कशॉप में जाती है, गैरेज में जाती है ठीक होने के लिए, ऐसे ही हमारी गाड़ी, हमारा शरीर रोज रात को वर्कशॉप में जाता है, रोज रात को गैरेज में जाता है, इसमें मरम्मत होती है। और ये वर्कशॉप गैराज खुलती है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। अब आप सोचिए, आप मरम्मत करवाना चाहते हैं कि नहीं मरम्मत करवाना, और इसको डेली जरूरत है। टेयरिंग वेयरिंग होती है, वो सब रात में वर्कशॉप लगती है, गैराज खुलता है रात को 10 से 4, यही उसका टाइम है। ये शरीर की वर्कशॉप की बात चल रही है। बायोलॉजिकल क्लॉक को चैलेंज करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बॉडी की वर्कशॉप की बात चल रही है जी, बॉडी की वर्कशॉप चल रही है, बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक की बात। क्योंकि आप मोबाइल सही कराते हैं, गाड़ियां सही कराते हैं, बॉडी के लिए कौन सोचेगा? बॉडी रोज रात को मरम्मत होती है। हाँ, आप रोज सोचिए, ही है। इतनी रेगुलर तो वर्कशॉप किसी को होती नहीं है, Right। रोज रात को होती है। और ये भगवान करता है, ईश्वर करता है, प्रकृति करती है। राइट राइट। आप क्या कर रहे हैं? और एक और खाना है कि आपके रात के खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। अब रात को 12 बजे आप डिनर कर रहे हैं और उसके बाद 1-2 बजे सो जा रहे हैं, तो कहाँ 12 बजे डिनर करते हैं, 12 बजे ही सो जाते हैं। हाँ, 12 बजे सो जाते हैं, ये भी है कई बार। हाँ। तो ये गलत है। दूसरा, 3 चीजें, और 3 का महत्व बहुत आ गया, मैं 2 का मैंने बोल दिया टीवी में, अब 3 का इसमें बोल रहा हूँ। 3 चीजें हैं, 3 सफेद चीजें ऐसी हैं जो एकदम अपने जीवन से हटा दीजिए। ठीक है। सफेद चीनी, ओ। सफेद नमक और सफेद मैदा। हम्म। ये 3 चीजें अगर आप जीवन से हटा देंगे तो डाइट भले ही छोटा मोटा आप मत परहेजी भी कर लें, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे। राइट राइट राइट। अब आप कहेंगे 3 हटा दी तो इसका ऑल्टरनेटिव तो दीजिए। अच्छा। वो भी मैं देता हूँ। हाँ। सफेद चीनी की जगह अगर आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ खाइए। सफेद नमक की जगह आप सेंधा नमक लीजिए, और सफेद मैदा की जगह आप मल्टीग्रेन आटा लीजिए। मल्टीग्रेन आटा, जो कि आप भी बता रहे थे, जो मैं खुद लेता हूँ। काली रोटी बनती है लेकिन मैं खाता हूँ। बनती है। ठीक है, आप ये बताइए सर कि क्या योगा से भी जी। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है या हेल्थ? तो मैं आपको आपके दर्शकों को बता दूं, आपने बताया था इंट्रोडक्शन में, हाँ। तो MBBS MD के अलावा मैंने 24 अपने जीवन में और ऐसे पाठ्यक्रम या सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं। हाँ। उसमें एक डिप्लोमा भी किया है मैंने योगा एंड नेचुरोपैथी में। मैंने एक और डिग्री ली है, वो डाइट, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन में। तो इसीलिए मेरा डाइट और उस पर भी कमांड रहता है। मैं उस फील्ड में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता हूँ जो मुझे नहीं आता। राइट। तो योग, और योग का क्या मतलब है? योग मतलब जोड़ना। जो हिंदी के लोग जानकार हैं उनको मालूम है योग माने जोड़ना, मीन्स टू ऐड। कहाँ पे ऐड? टू ऐड समथिंग इन योर पर्सनालिटी। तो योग करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ जुड़ना तय है, जुड़ना तय है। तो इसलिए, और नेचुरोपैथी क्या है? वो नेचर के करीब लाती है। तो मैं आपको छोटा सा बता दूं कि दुनिया का पहला शोध, अभी रिसर्च की बात चली, आपने टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होने की मेरी बात कही, तो दुनिया की पहला ऐसी एक विशेष रिसर्च जो योगा एंड अस्थमा के बहुआयामी फैक्टर्स को लेकर हुई, वो 2009 में मेरे अंडर रजिस्टर हुई। तो मैंने उसको PhD को गाइड किया, और उसके बाद उसमें करीब 25 शोध पत्र सिर्फ और सिर्फ योगा और अस्थमा पर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट। अभी मेरा नेचुरोपैथी की जैसे बात हुई, तो अभी मेरा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है, और वो है रोल ऑफ जलनेती इन द मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस विद और विदाउट अस्थमा। अर्थात नाक की एलर्जी में जलनेती का क्या रोल है। अब बहुत से लोग आपके जलनेती नहीं समझ पाए। हमारे बुजुर्ग याद करिए, आप अपने बाबा से पूछिएगा कभी, तो पहले लोग थोड़ा सा गुनगुना पानी करके चुटकी पर नमक डाल के, और एक लोटा होता था जिसमें एक टोंटी निकली होती थी, और ऐसे करके इस नाक में डालते थे, इस नाक से निकलता था, इस नाक से डालते थे, इस नाक से। राइट। तो इसी जल नीति पे हमारे यहाँ कर रहा है। 200 से ऊपर पेशेंट हम रजिस्टर कर चुके हैं नाक की एलर्जी के, और उनमें प्रयोग देख रहे हैं, और हमने कई मरीजों में मॉडर्न सिस्टम एलोपैथी की दवाएं उनकी छूट गई हैं। तो ये है योगा एंड प्राणायाम की पावर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सब एड ऑन थेरेपी, ये मेन थेरेपी नहीं है। ये अंग्रेजी दवाओं को कम कर सकती है।
अब कोई कहे कि अस्थमा मैं केवल योग से ठीक कर लूंगा, प्राणायाम से ठीक कर लूंगा, तो ये गलत है, नहीं हो पाएगा। मैंने तो दुनिया की पहली PhD इस काइंड की है, हर आयाम को देखा है। लेकिन इनहेलर की डोज कम हो सकती है, लेकिन वो भी डॉक्टर कम करेगा। आप मत करिए कि आपने 3 महीने प्राणायाम कर लिया, लाओ इनहेलर की डोज कम करके देखते हैं, वो खतरा बन जाएगा फिर वो। इनहेलर लेते रहिए अस्थमा के रोगी, साथ में योग करिए, कुछ और फायदा हो जाएगा। तो आपकी कई सारे फोटोज, जी। कई सारे वीडियोस वो भी वायरल होते हैं जी, जी। जहां आप चैरिटेबल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक तो मैंने देखा कि साइंस का पहलू देखा आपका, जी, जी। एक देखा मैंने पढ़ाकू स्टूडेंट देखा, जी। एक देखा मैंने हार्ड वर्किंग डॉक्टर की कैसे 0 से लेकर टॉप 2% डॉक्टर्स में अपना नाम बनाते हैं। टॉप 2% ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट जिसमें डॉक्टर भी, इंजीनियर भी और हैं, प्रोफेसर्स राइट। भी हैं। हाँ, साइंटिस्ट में आपका नाम आता है। तो चैरिटेबल और इन सब चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकालते हैं तो सोशल मेरा वर्किंग के लिए? सिद्धांत है पंकज जी कि किसी की सहायता करने से अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा है तो कर दो, बहुत सिंपल सिद्धांत है। आपका क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। आपने प्लेटफॉर्म दिया, उसकी सहायता हुई। तो ऐसा हुआ कि जब मैं MBA फर्स्ट ईयर में आया तो गोमती नदी में बाढ़ आई, आपको याद नहीं होगी, इन लोग को भी याद नहीं होगी। हाँ। तो पक्के पुल के उधर मेडिकल कॉलेज के पास जो पक्का पुल है सीतापुर पर जब जाते हैं, पक्के पुल के उधर ये उस समय इतना बांध स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो पानी भरा हुआ था। तो बाढ़ हुई तो हम लोग एक दिन मैस में खाना खा रहे थे, तो वहाँ लोग जो हैं वो दिखते थे, कोई पेड़ पे टंगा है, किसी को CRPF वाले खाना भेज रहे हैं, किसी को PSC वाला भेज रहे हैं। तो हम लोगों ने मैस में ये निश्चित किया कि भाई मैस में हम लोग खाना खिलवाते हैं, खाना खाते हैं, एक सुबह की डाइट लगती है, लंच की, एक डिनर की। तो मैंने एक प्रपोज किया कि अगर हम लोग अपनी 2 डाइट के बजाय 3 डाइट लगवा दें तो बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा एक डाइट के खर्चे से मैस का जो महाराज खाना बना रहा है उससे कहेंगे भाई कुछ पूरी सब्जी बना दो, वो पैकेट हम लोग खाने के इन लोग को बंटवा सकते हैं। हाँ। क्योंकि मैंने देखा था फौज वाले, CRPF वाले, ये सब लोग जो हैं वो फूड पैकेट बंटवाते थे। प्रस्ताव पारित हो गया। अगले दिन से बाहर एक ठेला लगाता था, उसको मैंने सेवा का कहा, मैंने कहा पैसा वैसा नहीं देंगे, ठेले पर रखो, ये वहाँ लेके चलो। फिर कुछ लोग इमामबाड़े में रुके हुए थे, फिर वहाँ ले गए, तो इसमें आनंद आने लगा। आप सोचिए कि जब आप किसी को देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उसका जो सुख मिलता है ना, वो अर्जित करने से ज़्यादा बड़ा सुख मिलता है, राइट। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, आपको बैंक बैलेंस बढ़ता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह आप अच्छे काम करते हैं तो आपके अच्छे कार्यों का भी अकाउंट है, वो दिखता नहीं है और वो भी बढ़ता है। इसी के साथ स्पिरिचुअल में मैंने पूछा आपसे, और जब भी आप आए पहली बार मिले तो मैंने आपसे पूछा स्पिरिचुअल हैं आप? क्योंकि एज ए डॉक्टर मैंने बहुत लोगों को साइंटिफिकली डिसीजन लेते हैं, साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि मेडिकल पे, किसी तरह के या किसी भी स्पिरिचुअलिटी पे। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, साइंस पे बिलीव करते हैं। आप स्पिरिचुअल हैं? बिल्कुल हैं। कोई इंसिडेंट जो आपको स्पिरिचुअल? मैं कर्मकांडी नहीं हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, ना विश्वास रखता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ, आध्यात्मिक हूँ, और वो शायद मेरी चमत्कारों पे विश्वास करते हैं आप? और चमत्कार कहें या उसे कहें कि एक कोई पारलौकिक संसार है जिसमें कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी समझ से परे है, ये मैं विश्वास करता हूँ। वो ऊपर का साइंस है। हाँ, उसके मेरे जीवन में भी एक उदाहरण मैं छोटे में प्लीज बताइए उसको। तो मैंने कहा एक तो मेरा जीनोटाइप है, मेरे बाबा भागवत के परम विद्वान थे, हमारी पत्नी है, तो मेरा छोटा परिवार है, छोटा परिवार के बारे में बता देता हूँ। मेरी पत्नी है प्रीति, वो हाउसवाइफ है, ठीक। मेरे बेटे ने MBBS कर लिया है, वो अभी एडमिशन हुआ है, मतलब JAT है, MD सेकंड ईयर में है। वो कहाँ कर रहे हैं? वो MD सेक्रेटरी कर रहा है आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम से, प्रांजल नाम है उसका, प्रांजल त्रिपाठी, ठीक। बिटिया हमारी सूर्याती, वो उसने अभी MBS फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ दोनों बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। मैं अपनी पर्सनालिटी नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, अपना डिसीजन है, अपना डिसीजन है। एक बार भी मैंने नहीं कहा, जैसे मैं पल्मोनरी लंग का डॉक्टर हूँ, रेस्पिरेटरी का, तो अगर मेरे कहने पर होता तो मेरा बेटा भी उसमें MBA कर रहा होता। उसने MBBS थर्ड ईयर में कहा पापा मुझे अपनी ब्रांच के लिए मत कहना, मैं सेक्रेटरी में जाऊँगा। सेक्रेटरी में जाओ। कई बार लोग मुझसे कहते हैं अरे तुमने यार अपने स्पेशलिटी में नहीं डाला, मैंने कहा नहीं, डालना वाला नहीं, बच्चों को कैरियर में अपने आप जो सोचना है वो करने दीजिए। मैं अगर चारों की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करूं तो सबसे खराब पर्सनालिटी मेरी है। पूछिए कैसे? कैसे? कि हमारी जो पत्नी है प्रीति जी, वो बहुत धार्मिक हैं, कर्मकांडी भी हैं, ठीक, वो पूजा पाठ पे सब चीज़ों में बिलीव हो जाएगा, वो जो है वो कुछ खा नहीं सकती, ठीक, केयरिंग भी बहुत हैं, पूरा मतलब बिना MBA के MBA हैं, पूरा मैनेजमेंट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे कभी कहा जाए कि भैया ये 10 स्विच बोर्ड लगे आपके कमरे में,
जरा भैया वो पंखा वाले उसमें या ओस वाली रॉड का दबा देना, तो मुझे पता ही नहीं कौन सा स्विच है। मुझे घर में कुछ पता ही नहीं रहता है। बाहर इतना बड़ा सरकारी घर है, गार्डन है, तो उसमें कौन सा पत्ता लगा, कहाँ लगा, शायद मैं आधे नाम में ना बता पाऊँ। तो ये सब प्रीति जी काम देखती हैं। तो वो एक बॉन्ड है, एक मतलब एक घर में जो एक चुंबक होती है वो है, वो सबको मैनेज करती हैं। मैनेजमेंट में मेरा कोई हाथ नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ एक हुई, एक इंसिडेंट हाँ, जो आपने मुझे शेयर किया था मेरे केबिन में, वो यहाँ मैं चाहता हूँ बताइए। जी, ऐसा हुआ, मैं एमडी का स्टूडेंट था। हाँ, एमडी का स्टूडेंट था और मेरे दिमाग में आया कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ के आया हूँ, तो हिंदी भाषा के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो एमडी में हम लोग को 1 साल की एक थीसिस लिखनी पड़ती है, अंग्रेजी में लिखी जाती है नेचुरली, पूरा पाठ्यक्रम अंग्रेजी में। तो मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहा कि सर अंग्रेजी के साथ साथ मैं चाहता हूँ हिंदी में भी मैं थीसिस लिख दूँ, क्योंकि केवल हिंदी में तो आप लिख नहीं सकते थे उस समय। तो वो तुरंत कहते थे तमिलनाडु से आएगा एग्जामिनर, वो कैसे पढ़ेगा। तो मैंने कहा सर आपके नॉर्म्स के हिसाब से अंग्रेजी कर देता हूँ, एक सेट में हिंदी का भी बनाता हूँ, इससे क्या होगा। तो मैंने कहा मुझे खुशी ये होगी कि जिस मातृभाषा में मैं पढ़ के आया हूँ, चिकित्सा साहित्य में उसका एक संवर्धन हुआ, और उसमें एक साहित्य क्रिएट हुआ। उससे हो सकता है आगे दिशा खुल जाता। मुझे पता नहीं था, ये बात है 1991 की, सेकेंड ईयर में थीसिस लिखी जाती है। तो मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, आज से 33-34 साल पहले। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। बोले पहले 2 प्रश्न किए उन्होंने, बोले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं सर तैयार हूँ, मेहनत से मैं करने से पीछे हटता नहीं हूँ। पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, मैंने कहा वो भी कोई दिक्कत नहीं सर, पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने हमको कहा ठीक, अलाउ कर दिया। थीसिस का हमारा जो परफॉर्मा था उसको उन्होंने अंग्रेजी वाले पे लिखा फॉरवर्डेड, और हिंदी वाले पे लिखा अग्रसारित। अच्छा, वही हमारे हेड थे, वही प्रिंसिपल थे। तो लोग उनसे डरते भी थे, भाई हेड भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। 3 महीने बाद आई गॉट ए लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल, डियर डॉक्टर सूर्यकांत, योर थीसिस टू बी सबमिटेड इन इंग्लिश ओनली। तो मैं पहुंच गया, मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था। बोले नहीं, बहस नहीं, बकवास नहीं, तुम एक नई वो प्रथा शुरू करना चाहते हो। फिर सब कोई लिखने लगा, ये सब नहीं चलेगा। अब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में बड़ा प्रोफेसर, हेड प्रिंसिपल, इंग्लिश मीडियम का पढ़े हुए थे वो, बड़े परिवार के थे, उनकी बैकग्राउंड थी। तो मैंने कहा गुरुजी का लगता है आज मूड ठीक नहीं, मैं बाहर जाके, मैंने कहा फिर किसी दिन चलते हैं। तो लोगों ने कहा हनुमान जी की उपासक है, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ। तो मैंने कहा बात तो सही है गुरु। हनुमान जी मंगलवार के दिन पहुँच गए। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा सा, तुम्हें समझाया उस दिन समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा, मैंने इतना दुस्साहस कर दिया। मैंने कहा सर आप ही ने तो हमारा परफॉर्मा फॉरवर्ड किया था और आपने कहा था सर नो मोर क्वेश्चन, गेट आउट। अब गेट आउट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन बाहर आते हमने कहा कि गेट आउट तो हो गए, लेकिन अब भाई अब तो ये बात जिद पे आ गई। और जिद्दी तो आप थे, और जिद्दी तो हम बचपन से हैं। डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे, और वो भी सांस के तो बचपन की। तो हमने कोई बात नहीं। टू कट स्टोरी शॉर्ट, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 1991 में इट वॉज एफिलिएटेड टू द लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो लोगों ने कहा वाइस चांसलर से लिखवा लो, तो लिख ही देगा। मैं गया वाइस चांसलर से, उन्होंने कहा ये बात है। हाँ, बोले प्रिंसिपल साहब हैं तो तुम्हारे बड़े वो, अच्छा खैर उन्होंने लिख दिया अनुमोदित। मैं खुशी खुशी लिया, अब तो वाइस चांसलर ने लिख दिया, अब क्या है। मैंने कहा सर, उन्होंने ऐसे देखा, बोले जाओ थीसिस जब लिख लो तो वहीं वाइस चांसलर ऑफिस में जमा कराना, हम तो नहीं करेंगे, इंग्लिश वाली हमारे यहाँ कर देना, हिंदी वाली। मैंने कहा ये तो मैं तो समझ रहा था इट्स बिग अचीवमेंट, वाइस चांसलर लिख दिया। फिर लोगों ने कहा गवर्नर साहब क्या चलेगा, जबकि आप इंग्लिश में लिख सकते थे। नहीं, इंग्लिश में तो मैंने लिखी थी, हिंदी अतिरिक्त लिखी। ओके, राइट। मैं कह रहा हूँ ना, नॉर्म के हिसाब से अंग्रेजी लिखी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी जिद थी कि हिंदी को भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। हाँ, एक लड़ाई थी। ये लड़ाई थी, सिद्धांतों की लड़ाई थी। मैं हिंदी भाषा को समृद्ध होने देखना चाहता था कि भाई हिंदी भाषा चिकित्सा क्षेत्र में, ये केवल ही फिल्मी लैंग्वेज, गानों की लैंग्वेज या बातचीत की लैंग्वेज ना रहे, ये विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान इन सब में भी फले फूले, ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो उसमें गवर्नर साहब थे बी सत्यनारायण रेड्डी, साउथ के। लोगों का कोई बात नहीं, मिल के आओ। मैंने कहा पता नहीं हिंदी विरोध में हो क्यों। खैर मैं गवर्नर साहब से मिला, उन्होंने सुनी पूरी बात। बोले यार इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में हिंदी नहीं होगी तो कब कहाँ होगी। उन्होंने कुलपति को फिर लिख दिया कि जाओ इसको अनुमोदित किया जाता है। मैं फिर गया अपने प्रिंसिपल साहब के पास, मैंने कहा सर अब तो गवर्नर साहब ने, तो जाओ गवर्नर हाउस में जमा कर देना। वो भी एरोगेंट, वो भी बड़े ज़बरदस्त। अच्छा कहाँ मैं 24 साढ़े साल का लड़का उस समय, और कहाँ वो टॉल पर्सनालिटी, नेशनल स्तर पर उनका नाम था, बड़े आदमी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के हमारे हेड भी और प्रिंसिपल भी।
तो उन्होंने एक थीसिस, उन्होंने समझी लड़का पागल है, थोड़ा सा इसको डरा देते हैं। तो एक थीसिस कमेटी होती है, उसके पास मेरे पास नोटिस आया, थीसिस कमेटी ने आपको बुलाया, 3 लोग बैठे हुए थे, 3 प्रोफेसर, हालांकि उनमें से एक प्रोफेसर अभी भी हैं और वो हिंदी में लिखते हैं। ठीक है। तो सुनिए उन्होंने मुझे अड़काया, तुम्हें पास होना कि नहीं होना? मैंने कहा नहीं। क्या मतलब? तुम्हें मालूम है तुम फेल हो जाओगे? हमने कहा सर मालूम है फेल हो जाए। कैसे? हमने कहा साहब पंगा हो गया तो हेड भी है, प्रिंसिपल भी है, जो चाहे चुटकी में फेल कर देंगे हमको, तुमको फेल हो जाओगे फिर भी तुम जिद पे लड़े हुए। तो हमने क्या करना सर, अब जिद तो जिद है, तो क्या करोगे? तो उस समय कैंपस में इंटरव्यू हुआ करता था, ये प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज का, PMS जिसको बोलते हैं। तो मेरा इंटरव्यू हो चुका था और मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर एक रखा हुआ था, मैं जेब में डाल के ले गया था। मैंने कहा आज यही पूछेंगे ये। बोले क्या करोगे जब फेल हो जाओगे? मैंने कहा सर 92 में मेरा एग्जाम है, 92 में फेल हो जाऊंगा मैं, और ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, इसमें मैंने एक्सटेंशन मांग लिया है, तो मैं नौकरी ज्वाइन कर दूंगा। फिर मैंने कहा 94 में गुरुजी, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल और हेड हैं वो रिटायर हो रहे हैं। फिर बोले, मैंने कहा 2 साल बाद मैं एग्जाम दे दूंगा, 14 से पास हो जाऊंगा। बस इतना लंबा सोच लिया तुमने, और कोई तुम्हारा प्लान भी नहीं? मैंने कहा कोई प्लान नहीं मैंने जिंदगी में, मैंने कहा मैं प्लान भी बनाता हूँ, मैं एक ही प्लान बनाता हूँ, ठीक है, तो उसी को एग्जीक्यूट करता हूँ, भगवान मुझे शक्ति और सामर्थ्य देता है। बोले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हमने बताया ना उन 3 में से एक हैं अभी, अब वो भी हिंदी में लिखते हैं। तो उन्होंने भी गेट आउट कहा। मैंने कहा अब तो आदत पड़ गई गेट आउट सुनने की, चले आए। अब रात में मैच में जैसे बैठते नहीं, तो सब हमारे यार दोस्त सीनियर सब कहते भाई देखो ऐसा है, 92 की बात हो गई, एग्ज़ाम हो रहा भाई नवंबर में MD का, MS का, एक लड़का तो पक्का फेल होने वाला है, वो बैठा है किनारे सूर्यकांत। ओके, मजाक उड़ाया जाने लगा, मजाक भी ले रहे थे और मॉरल डाउन भी करते थे। तो मैंने कहा फेल तो होना ही है। तो मैंने पढ़ाई बहुत मेहनत से की। ठीक। तो 2 इंटरनल एग्जामिनर होते हैं, 2 एक्सटर्नल। तो मैंने सोचा कम से कम एक्सटर्नल एग्जामिनर को ये मन में गिल्टी हो जाए कि यार हमने गलत लड़के को फेल कर दिया। फेल तो मुझे होना ही है, लेकिन ये एहसास करा दूं जो जिंदगी भर उनको एहसास कराता रहे कि गलत लड़के को फेल हो रहा है। अब बताइए, बहुत बड़ा प्रश्न मैं दर्शकों से पूछता हूँ कि मैं फेल हुआ कि पास? यही पास हो गए आप, जब आपने ये सोचा है कि गलत पास नहीं हुआ, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द MD का गोल्ड मेडल लेकर पास हुआ। वाह। और इसकी स्टोरी भी बड़ी है। दैट्स तो खैर फाइनल अंत भला तो सब भला, ईश्वर ने मेरा साथ दिया। सभी दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि जो पॉडकास्ट ये हुआ है, अगर आपने एंड तक देखा है तो एक एक बात, एक एक चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए काम की है। जिस इंस्ट्रक्शंस को, चाहे आप TB की बात कर रहे हो, चाहे आप अस्थमा की बात कर रहे हो, एलर्जी की बात कर रहे हो, या इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हो, पर्यावरण की बात कर रहे हो, हर चीज़ आपको काम आने वाली है। और बस एक और चीज़, अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर कर दीजिएगा, उससे लोगों का भला हो जाएगा। जो लोग इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ से उनको उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और एक और चीज़, अगर मैं, सर ने मुझे नहीं बोली, मैं अपनी तरफ से रेकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपको, क्योंकि पॉडकास्ट से शायद में भी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई होंगी, तो आप डायरेक्टली सर का चैनल है यूट्यूब पे, डॉक्टर सूर्यकांत के नाम से, ठीक है, आप जाके सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर की शुरू से लेके लास्ट तक बहुत सारी जो जिसमें सर का स्पेशलाइजेशन है वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको भी देख के आपको फ़ायदा हो सकता है। नो डाउट सर, आपने देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। अपने लोग हैं, इनको मैं जितना कर सकता हूँ करता रहा हूँ, और आगे भी भगवान मुझे सामर्थ्य दे। नाउ आई हैव नो वर्ड्स कि हम कुछ आपसे एक्स्ट्रा बोल के आपकी तारीफ़ कर सकें, और यही बोलेंगे अंत में कि थैंक यू। देश के लिए, प्रदेश के लिए यूं ही करते रहिए। आपका योगदान ये देश की जनता, प्रदेश की जनता हमेशा सराहेगी, और उसका शुक्रिया अदा भी हमेशा करते रहेगी, जिसका फ़ायदा हमारे देश की उन्नति, तरक्की और निरोगी काया जो हम लोग कहते हैं उसमें काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट। सभी दर्शकों को